चलिए भाई, यहाँ से कल जो हमने स्टडी की थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, उसमें आगे स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने कल स्टडी की इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है, सॉलिड कंडक्टर क्या होता है, उसमें करंट कैरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, इलेक्ट्रोलाइट में करंट कैरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आयन उसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, मींस पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों उसमें रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर हमने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात की, क्लासिफिकेशन। तो इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के मिले, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीट डिसोसिएट हो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फिर हमने उनके एग्जांपल की स्टडी की, एसिड बेस साल्ट, सभी टाइप के इलेक्ट्रोलाइट नेचर में होते हैं। जिसका डिसोसिएशन लेस हो, लेस देन 100%, मिनिमम कम से कम डिसोसिएट हो अपने आयंस में, उसको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। फिर उसके बाद हमने स्टडी की कि कितने टाइप की कंडक्टिविटी होती है, सेल कांस्टेंट आया, के बाद इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आई, फिर मोलर कंडक्टिविटी आई। आज हम मोलर कंडक्टिविटी को हाईलाइट करेंगे। अब मोलर कंडक्टिविटी के बारे में जब बात करोगे तो पहले मोलर कंडक्टिविटी की एक बार फिर से डेफिनेशन सुन लीजिए। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है K इंटू V। K फॉर स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, V फॉर वॉल्यूम। और वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम होता है 100,000 अपॉन C फॉर कंसंट्रेशन। तो फिर यहाँ फार्मूला लिखेंगे हम, लैम्डा एम इक्वल टू K की वैल्यू पुट अप कर देंगे, इसमें सेल कांस्टेंट भी है, इनटू V के प्लेस पे क्या लिख देंगे, C का मतलब मोलर कंडक्टिविटी में C का मतलब कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ क्या है, मोलरिटी। और मोलरिटी का फार्मूला आपको पता है, मोलरिटी इक्वल टू मोल WV अपॉन MV 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पर हम C के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी में, 1/r। अब सेल कांस्टेंट को क्या बोलते हो, B। तो ऐसा भी फार्मूला लिखा हो सकता है, बट आप L अपॉन A लिखो चाहे B लिखो, कभी कभी न्यूमेरिकल में सेल कांस्टेंट गिवन रहेगा तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, और कभी कभी क्या होगा, वो सेल के इलेक्ट्रोड की डिस्टेंस देगा आपको, दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस है, तो वो L हो गया, और इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया देगा, वो A के प्लेस पे पुट अप करना, रेसिस्टेंस देगा 1/r, रेसिस्टेंस ना दे तो कंडक्टेंस देगा, फार्मूला बदल जाएगा। तो L अपॉन A के प्लेस पे हमने क्या रखा, B 1000 अपॉन मोलरिटी। मोलरिटी गिवन रहेगी 0.1 0.2 1 मोलरिटी, उससे न्यूमेरिकल सॉल्व करना। 1/r के प्लेस पे क्या हो सकता है, 1/r के प्लेस पर C फॉर यहाँ कंडक्टेंस है, नॉट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ये बदल दिया पहले, तो इसके प्लेस पे आ गया C B 1000 अपॉन मोलरिटी। इस तरह हम मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी का ये तो फार्मूला है। मोलर कंडक्टिविटी के हमने डिफरेंट फार्मूले लिखे हैं, क्यों कि इसका सभी से रिलेशन है, न्यूमेरिकल जब भी आएगा वो इन्हीं चीजों का उपयोग करेगा, बदलेगा बार बार, तो आपको वहां ध्यान रखना है कि ये या फिर ये कोई एक फार्मूला यूज होगा। मोलर कंडक्टिविटी का मीनिंग है कि मोलर कंडक्टिविटी मोल पर डिपेंड है, मींस नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड है, नंबर ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड है, सीधा सा स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ आयंस विच आर प्रोड्यूस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रोड्यूस हो उन आयंस के नंबर पर, उन आयन की स्ट्रेंथ पर मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड हो। अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो तो डिसोसिएट 100% होगा, और 100% डिसोसिएट होगा तो मोलर कंडक्टिविटी जो किसके इक्वल हो जाएगी, लैम्डा एम, पॉजिटिव आयन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इस पर डिपेंड है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पॉजिटिव
आयन और नेगेटिव आयन। मीन्स समझाने का मतलब ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी, उसमें दो चीज प्लस होगी, पॉजिटिव आयन प्लस नेगेटिव आयन, दोनों का सम करिए, आपको उसकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट हो जाए। क्यों? मोलर कंडक्टिविटी आयन पर डिपेंड है, जितने ज्यादा आयन उतनी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। अब समस्या ये आती है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, आयन से डिसोसिएट हो जाते हैं 100%। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना तो इजी है ना। आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, जैसे NaCl लिया, NaCl को आपने डिसोसिएट कर दिया, ये कर दिया डिसोसिएट, Na प्लस Cl माइनस। अब आपको NaCl की मोलर कंडक्टिविटी पता करना, और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट होगा। यहाँ पर Na आयन की कंडक्टिविटी रख दीजिए और यहाँ क्लोराइड आयन के नंबर रख दीजिए, कंडक्टिविटी रख दीजिए, आपको मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसकी मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करने में किसी तकलीफ को महसूस करें। ये फार्मूले हैं। अब इन फार्मूले में मोलर कंडक्टिविटी का जो है, जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी पता करेंगे तो यहाँ सारी चीजें आपको गिवन रहेगी, केवल आपको वैल्यू पुटअप करना है। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसके केस की बात करेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो डिसोसिएशन ही लेस होता है, वो तो कभी 5%, कभी 10%, कभी 25% डिसोसिएट होता है। तो ऐसे केस में आपको 100% पॉजिटिव और नेगेटिव आयन वहां ऑब्टेन होंगे क्या? नहीं। इसलिए आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसमें प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है पहले वो समझिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो मोलर कंडक्टिविटी आसानी से कैलकुलेट होगी, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसमें 100% आपको आयन मिलते हैं और पता चल जाता है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी को जब हम डिफाइन करते हैं तो यहां पर वही ला यूज करना पड़ता है, कोलरास ला। तो कोलरास ला क्या है पहले ये समझें। कोलरास ला सिंपल सा है, जो अभी बोर्ड पे समझाया कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, उसकी मोलर कंडक्टिविटी तो आयंस का सम है, दो क्वांटिटी का सम है, जिसमें एक पॉजिटिव आयन दूसरा नेगेटिव आयन। ये सिंपल सा कोलरास लॉ है। एक इनफिनिट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू सम ऑफ पॉजिटिव आयन एंड सम ऑफ नेगेटिव आयन। ये कोलरास लॉ है, सिंपल सा, कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का सम करें इलेक्ट्रोलाइट के तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी पता हो जाएगी। लेकिन ये इन्फिनिटी का साइन कहां से आ गया? तो ये इन्फिनिटी का जो साइन है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज करते हैं। इन्फिनिटी, इन्फिनिट डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन हमेशा अपोज करता है कंसंट्रेशन का। मतलब कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जीरो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया तो कुछ अमाउंट तो उसमें प्रेजेंट होगा, तो जीरो कंसंट्रेशन इम्पॉसिबल है। लेकिन अप्रॉक्स जीरो, इन्फिनिटी होगा तो फिर कंसंट्रेशन जीरो होगा। तो ये जीरो कंसंट्रेशन की बात करेंगे। और डाइल्यूशन क्या होगा? इन्फिनिटी। इसका मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत कम है। ये इनफिनिट डाइल्यूशन का मतलब है। अब ये पहले इनफिनिट डाइल्यूशन का मतलब समझे, जीरो कंसंट्रेशन का मतलब समझे, फिर ये कोलरास लॉ को लिख दिया। एक लाइन का कोलरास लॉ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द
इनफिनिट डाइल्यूशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी उसके दो क्वांटिटी का सम होता है, जिसमें एक पॉजिटिव आयन है, दूसरा नेगेटिव आयन। अब बात करें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव आयन मिल जाएंगे ना, आसानी से मिलेंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये बीकर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, ये सॉल्यूशन प्रिपेयर किया आपने, इसमें सॉल्वेंट कितना है 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्वेंट है। अब आपने इसमें सॉल्यूट मिक्स किया, और क्या मिक्स किया, वीक इलेक्ट्रोलाइट को इसमें डिसॉल्व किया, तो इसका डिसोसिएशन तो वीक होगा, कम होगा डिसोसिएशन लेस देन 100%। सपोज ये कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ, ओनली 5%, तो 95% तो ये डिसोसिएट हुआ ही। जैसे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, अपन क्या लें, ये ले लिया एक वीक इलेक्ट्रोलाइट AB नाम का, और इसको डिसोसिएट किया, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम के कांसेप्ट में जाना पड़ेगा। ये डिसोसिएट हुआ, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, डिसोसिएशन स्टार्ट हुआ। अब डिसोसिएशन स्टार्ट हुआ तो इनिशियली ये क्या था, इनिशियली ये 1 मोल है सपोज, तो इनिशियली ये क्या होंगे 0, इनिशियली कुछ होगा क्या, प्रोडक्ट होगा ही नहीं, तो ये 1 मोल है, ये 0, ये 0। अब इसका कंसंट्रेशन हम क्या कंसीडर करें, C, तो ये क्या हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम, मतलब अब डिसोसिएशन स्टार्ट हो गया, तो ये अल्फा से डिसोसिएट होगा, तो इसका मान, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी C अल्फा, C फॉर कंसंट्रेशन, अल्फा फॉर नंबर ऑफ आयंस, दोनों का प्रोडक्ट है, उससे आपको इसका कंसंट्रेशन पता चल जाएगा, आयन कितने नंबर में है और कितना कंसंट्रेशन है। लेकिन ये कंडीशन कब की थी, बिफोर इक्विलिब्रियम 0-0, क्योंकि ये इनिशियली 0 होंगे, ये 1 मोल आपने लिया, ये C अल्फा बना, तो ये कितना बनेगा, ये भी C अल्फा बनेगा। अब ये कितना था, ये डिक्रीज होगा ना, ये 1 माइनस अल्फा से डिक्रीज होगा, रिएक्टेंट है, उधर प्रोडक्ट जाएगा तो रिएक्टेंट डिक्रीज होता है, इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट लेंगे। अब आयोनिक इक्विलिब्रियम में जाओगे तो वहां आपने यूज किया था Ka का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, इसलिए K कम होगा, लेस होगा, क्योंकि डिसोसिएशन पर ही तो डिपेंड है। K की वैल्यू क्या है, C अल्फा इंटू C अल्फा, ये दोनों का प्रोडक्ट ही तो K है, ये इंक्रीज होंगे तो प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, ये कम होंगे तो इनका प्रोडक्ट K जो वो भी तो कम होगा। अब अपन में क्या है, C1 माइनस अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा को क्या बोलते हैं हम, अल्फा यहां पर है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दूसरा इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, परसेंटेज वाइज डिसोसिएशन। अल्फा का मतलब क्या है, परसेंटेज वाइज डिसोसिएशन, मींस इलेक्ट्रोलाइट कितने परसेंट डिसोसिएट हुआ। जैसे ये 10% डिसोसिएट हुआ तो ये हो जाएगा 10/100.1। इस तरह हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो K का आंसर आ जाएगा, K इक्वल टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C1 माइनस अल्फा, और लास्ट का आंसर क्या बनेगा, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, यहाँ C से C है कैंसल होगा, ये बचा C अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा, ये फार्मूला आएगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आप ये कंसीडर करें कि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है, क्योंकि उसका डिसोसिएशन ही बहुत कम होता है, 5% से लेस है, तो अल्फा यहाँ नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो लास्ट फार्मूला क्या बचेगा, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये अप्लाई नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो फिर ये अल्फा को कंसीडर करना पड़ेगा आपको,
क्योंकि उसमें अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ये रूल किसने दिया? ओसवाल्ड। इसको हम ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी बोलते हैं। ओसवाल्ड क्या बोलता है वो समझ लीजिए, फिर हम इस इलेक्ट्रोलाइट पर आते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट की में क्या प्रॉब्लम होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या बोलता है कि के डिसोसिएशन कांस्टेंट इस अल्फा का, मींस जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो यहां पर अल्फा की वैल्यू कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। आप चाहो तो इसमें फार्मूला बना सकते हो, बदल सकते हो। क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के ए बाय सी, यही ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है। अल्फा इससे बन जाएगा अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बाय सी। मतलब ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनवर्स टू द अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हायर होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा। मतलब अगर आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन हायर रखते हैं तो उसमें आयन आपको कम मिलेंगे। तो फिर क्या करें? कंसंट्रेशन को डिक्रीज करें। कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे मतलब आप डाइल्यूशन इंक्रीज कर दो। तो अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल है? अल्फा के। तो इसमें फार्मूला क्या बन जाएगा? अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के वी, क्योंकि v इक्वल टू 1 बाय सी, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन इनवर्स होता है। अब देखो अल्फा किस पर डिपेंड है? अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम पे डिपेंड है। मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा। इसको हम बोलते हैं ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। पहले अब ये बोर्ड पर आ गया है तो पहले इसको नोट कर लीजिए, 2 मिनट के टाइम है। उसके बाद हम फिर अपनी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जीरो कंसंट्रेशन और इन्फिनिट डाइल्यूशन पर आते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये बात याद रखना पड़ेगी कि हमें अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस के नंबर इंक्रीज करना है तो उसका डाइल्यूशन इंक्रीज करना पड़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाकर के अल्फा के नंबर इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे। 2 मिनट के अंदर इसको नोट करिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए, नोट किया होगा आपने। अब वापस से अपनी बात पर आते हैं कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे थे और वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने ओसवाल्ड की बात को समझा। ओसवाल्ड ये बोलता है, या ओसवाल्ड का जो डाइल्यूशन लॉ है वो ये बोलता है कि अगर आप 1 लीटर सॉल्वेंट को ले, वाटर को ले और उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करें, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जैसी डेफिनेशन है कि उसका डिसोसिएशन कम होता, वीक है मतलब वो डिसोसिएट नहीं होता, उसका बॉन्ड स्ट्रांग है, उसकी लेटिस एनर्जी हायर है, इसलिए वो डिसोसिएट नहीं होता। जब डिसोसिएट नहीं होगा, पूरे टोटल आपको पॉजिटिव नेगेटिव आयन नहीं मिलेंगे, तो फिर मोलर कंडक्टिविटी कहां से आएगी? अब क्या करें? अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करना है। अल्फा की वैल्यू का फार्मूला क्या लाए हम? अंडर रूट के इंटू वी, वी फॉर वॉल्यूम। कंसंट्रेशन का ये अपोजिट है, क्योंकि हमने ऐसा फार्मूला लिखा v इक्वल टू 1 बाय सी, इसी को पुट अप किया है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ।
तो समझाने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम इसमें डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, सॉल्यूट इंक्रीज नहीं करना है, चीज ध्यान रखना। सॉल्यूट आपने कितना लिया, सपोज यहाँ लिख देता हूँ, सॉल्यूट आपने कितने ग्राम लिया, इलेक्ट्रोलाइट कितने ग्राम लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट 5 ग्राम लिया, उसको इंक्रीज नहीं करना, उसको इंक्रीज करोगे तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। आपको डाइल्यूशन इंक्रीज करना मीन्स उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट इंक्रीज करना। अभी यहाँ केस है 1 लीटर और डिसोसिएशन कितना परसेंट हुआ, 5%। 5% डिसोसिएशन हुआ, इसका मतलब आप मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन नहीं कर सकते। तो मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करने के लिए हम कौन से लॉ को यूज करते हैं, कोलरास लॉ, इस लॉ को यूज करेंगे। बट पॉजिटिव और नेगेटिव आयन 100% तो मिले, तो इसमें क्या करते हैं, 1 लीटर के प्लेस पे 2 लीटर वाटर को इंक्रीज करते हैं। ये कर दिया 2 लीटर, डबल कर दिया सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को डबल करना, सॉल्यूट को डबल नहीं करना, मींस आपने डाइल्यूशन इंक्रीज किया। कंसंट्रेशन सेम है, मतलब 5 ग्राम था, सॉल्यूट को इंक्रीज नहीं किया, कंसंट्रेशन चेंज होगा। पहले 5 ग्राम 1 लीटर में था, अब 2 लीटर में, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ, डाइल्यूशन इंक्रीज हुआ, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है। ऐसा ऐसा कौन बोलता है, ओसवाल्ड बोलता है। चलिए, अब ओसवाल्ड ने ऐसा बोला तो हम भी उसके कंसेप्ट को अप्लाई करें। तो यहाँ पर 2 लीटर में डिसोसिएशन इंक्रीज होगा, तो 5% से इंक्रीज होकर के डिसोसिएशन क्या हो गया, 10%। फिर भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। हमने क्या किया, इस 2 लीटर को इंक्रीज करके कितना वाटर मिक्स कर दिया उसमें, 5 लीटर। डिसोसिएशन सडनली इंक्रीज हो गया क्योंकि हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया। तो समझ लीजिए कि 40% इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो गया। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या? अभी आप इसमें वैल्यू पुट अप नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट नहीं होगा, आप करेक्ट मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन नहीं कर सकते। अब आपने क्या किया, इसको इंक्रीज करके 10 लीटर कर दिया, डिसोसिएशन कितना परसेंट हो गया, 80% हो गया। फिर भी आपकी अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि आप डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हो, और डाइल्यूशन इंक्रीज करते करते कहां पहुंच जाओगे, इनफिनिट डाइल्यूशन पर। बट इनफिनिट डाइल्यूशन होता क्या है, और इनफिनिट डाइल्यूशन होगा तो कंसंट्रेशन 0 होगा। तो वो 0 कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या, वो समझिए। आपने 10 लीटर से फिर कितना कर दिया, 20 लीटर वाटर मिक्स कर दिया 5 ग्राम सॉल्यूट में। आप वाटर के अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हो, सॉल्यूट उतना ही है। अब इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट हो चुका है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कितने लीटर पर, जैसे 1 लीटर था, फिर 2 लीटर करा, फिर 10% हुआ, फिर 20-40% पे आया, फिर 80 पर आया। 10 से आपने जैसे ही 20 लीटर वाटर किया, 100% इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो चुका है। अब बताओ, 20 लीटर से आप और वाटर मिक्स करोगे क्या? नहीं। क्यों? आपकी तो समस्या, प्रॉब्लम जो थी खत्म हो चुकी ना। आपको डिसोसिएशन चाहिए था 100%, वो कितने लीटर पर कंप्लीट हो गया, 20 लीटर। इसी डाइल्यूशन का नाम इनफिनिट डाइल्यूशन होता है। किसी भी सॉल्यूशन का वो डाइल्यूशन जिस पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन 100% कंप्लीट हो जाए, उसी डाइल्यूशन का नाम होता है इनफिनिट डाइल्यूशन और 0 कंसंट्रेशन। अब आप इसमें 20 लीटर से अगर वाटर प्लस करेंगे, जैसे आपने 20 से 25 लीटर वाटर कर दिया, अब आपको कोई फायदा नहीं होना है, क्योंकि उसका तो डिसोसिएशन हो चुका 100%। अब डिसोसिएशन इंक्रीज नहीं होगा, आप बेवजह उसमें वाटर मिक्स करेगा। तो डेफिनेशन कहां आकर के रुक गई, 20 लीटर पर आकर रुक गए। 20 लीटर इस सॉल्यूशन का वो डाइल्यूशन है जिस पर इसका 100% आयोनाइजेशन प्रोसीड कंप्लीट हो चुका है, उसी को हम बोलते हैं इनफिनिट डाइल्यूशन, 0 कंसंट्रेशन। इस समय अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको उसके आयन 100% मिलेंगे,
और 100% पॉजिटिव आयन, सम ऑफ द 100% नेगेटिव आयन, और कोलरास लॉ से उसकी मोलर कंडक्टिविटी आप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इतनी मेहनत करने के बजाय इसकी एक टेक्निक और है कोलरास लॉ की, जिससे कि हम इजी वे में, सिंपल वे में वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं, वही कोलरास लॉ के एप्लीकेशन से। मैंने केवल आपको यहाँ इतनी सी बात समझाई कि इनफिनिट डाइल्यूशन क्या होता है, जीरो कंसंट्रेशन क्या होता है। तो इनफिनिट डाइल्यूशन, एट विच डाइल्यूशन व्हेन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 100%, उसको हम इनफिनिट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन को बोलेंगे। बात समझ में आई होगी। अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लीजिए, ना भी लिखें आप तो आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। समझने की बात होती है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री लिखने का कंसेप्ट नहीं, केमिस्ट्री समझने का कंसेप्ट है। चलिए भाई, अब हम आते हैं कोलरास लॉ के एप्लीकेशन पे। कोलरास लॉ के एप्लीकेशन दो है। एक तो आपके सामने आ गया ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, उसमें भी उसको फिट कर सकते हैं। सबसे पहले जो डेंजरस एप्लीकेशन से उसकी स्टडी करते हैं, जो अपने को काम आता है एग्जाम में, जेईई मेंस का एग्जाम हो, एम्स का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो। कोलरास लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन के ही बार आपसे पूछा गया है, वही मैं समझाता। यहाँ पर हम लेंगे कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब कोलरास लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कोलरास लॉ से। तो कोलरास लॉ के लिए हम कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लें, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, यहाँ लिखते हैं CH3COOH। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका नाम एसिटिक एसिड है। IUPAC नेम आपको पता है, एथेनोइक एसिड है इसका नाम। ये डिसोसिएट हुआ CH3COO माइनस H प्लस, एसिटेट आयन देगा, H प्लस आयन देगा। अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी आपको डिफाइन करना है, तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए इसका फार्मूला क्या बनेगा, ऐसा बनेगा इसका फार्मूला, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो बुक में ऐसा भी लिखा रहता है कई बार ऐसे ऐसे, जिसको हम आपको समझा चुके हैं कि इनफिनिट डाइल्यूशन क्या होता है। तो ये इसका फार्मूला बना कि आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करना है, तो ये चाहिए, एसिटेट आयन चाहिए और H प्लस आयन चाहिए, बट 100%। लेस डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, लेस डिसोसिएशन होगा तो आपकी प्रॉब्लम वही रहेगी। इसके लिए हम क्या करें, ऐसे एक मेथड तो वही है कि वाटर मिक्स करते जाओ और इनको 100% लाओ, लेकिन बीमारी प्रॉब्लम यह है कि 100% डिसोसिएट होंगे, कोई गारंटी है इसकी। तो उसके लिए दूसरी टेक्निक क्या है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को लीजिए और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का सम माइनस, सम प्लस करके या जो भी माइनस प्लस करके इन दो आयनों को ले आइए सामने, बस उन दोनों का टोटल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे पहला, अब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से इस एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को हम डिफाइन करेंगे। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कौन है, CH3COO। वो ये भी ध्यान रखना है कि ये आयन जिसमें हो वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट लेना, चाहे जिसको उठा के मत ले लेना। तो ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट करेंगे, क्या बनेगा, CH3COO माइनस N प्लस, बन गया, सोडियम एसिटेट का डिसोसिएशन हो गया। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, आपको एक ये चाहिए, एसिटेट आयन चाहिए जो इससे मिल जाएंगे, बट Na चाहिए क्या, नहीं, Na आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपको दो आयन चाहिए। तो दूसरा आयन लेते हैं हम, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट HCl, इसको डिसोसिएट करते हैं, H प्लस Cl माइनस, आपको H प्लस आयन भी चाहिए था,
एसीटेट आयन भी चाहिए था, H प्लस भी चाहिए था, लेकिन ये दो एक्स्ट्रा मिल गए तो एक NaCl और ले लो इसमें C नंबर का। ये ले लिया NaCl, इसको डिसोसिएट कर लो तो ये Na प्लस Cl माइनस हो जाएगा। इन तीनों की डिसोसिएशन के बाद इन तीनों की मोलर कंडक्टिविटी पता कर लो। ये पता कर ली मोलर कंडक्टिविटी, न्यूमेरिकल में गिवन रहेगी। आपको करना क्या है, आपको ये पता करना है। तो फार्मूला बनाएंगे, लैम्डा एम ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू लैम्डा CH3CONA प्लस लैम्डा एम ऑफ HCl माइनस लैम्डा ऑफ NaCl। ये पता चल गया। बस ये फार्मूला लगाओ, ये वैल्यू गिवन रहेगी, ये गिवन रहेगी, उसको माइनस कर दो, तीनों वैल्यू गिवन रहेगी। इसकी मोलर कंडक्टिविटी कोलरास लॉ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों, कोलरास लॉ क्या है, मोलर कंडक्टिविटी पॉजिटिव नेगेटिव आयन का सम है। क्लियर। तो एक ये कई बार क्वेश्चन आया है, जेईई मेंस में भी आया, नीट में भी आया है। इनकी वैल्यू गिवन रहती है, आपको वैल्यू पुट अप करना, सिंपल सा कंसेप्ट है। एक साल क्वेश्चन क्या आया कि आपको इसकी मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करना, इसकी और उसकी भी दी है, बोले किसको माइनस करना है। तो किसको माइनस करोगे, NaCl को माइनस करना पड़ेगा, आंसर है। किसको माइनस मत करते रहिए, NaCl को माइनस करना है। ठीक है, चलिए ये कोलरास लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन है। 1 मिनट के अंदर इसको नोट कर लीजिए, जिनको हाथ पैर चलाना है वो चला लीजिए। फिर मैं दूसरा कोई न्यूमेरिकल समझाता है इसी से रिलेटेड, फिर सेकंड एप्लीकेशन की बात करेंगे। यहाँ एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी इस कंसेप्ट से हम डिफाइन कर सकते हैं। नोट करिए भाई तेजी से। चलिए भाई दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। आपको उसने दिया NH4Cl और डिसोसिएशन बोला, तो डिसोसिएशन क्या होगा, NH4 प्लस Cl माइनस, ये हो गया डिसोसिएट। दूसरा उसने बोला NaOH लीजिए, NaOH को लिया तो ये डिसोसिएशन देगा Na प्लस OH माइनस। अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या गिवन है, 200 महो MHO, क्योंकि रेसिस्टेंस की यूनिट है ओम, ओम का अपोजिट होता है महो। चलिए साइमन भी यूज करते हैं। इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या है, सपोज 100, और तीसरा इलेक्ट्रोलाइट आपको दिया NaCl, ये डिसोसिएट हुआ Na प्लस Cl माइनस, इसकी मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू है 50। तो बताइए इस कंसेप्ट से क्या कैलकुलेट करोगे, तो इस कंसेप्ट से आप NH4OH की मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन कर सकते हो। डाटा ये है, पर इसमें NH4OH ही बचेगा, रिमेनिंग वैल्यू क्यों, यहाँ NH4 ये बचा, दूसरा इसमें से क्या बचेगा OH, क्योंकि ये तो बाद में माइनस करने के लिए दिया, कोई ऐसे मजाक में थोड़ी लिखा।
ये माइनस होगा, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी आप पता करोगे तो फार्मूला क्या बनेगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। आंसर आ जाएगा 250। नोट करिए और समझिए, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें समझाने जैसी कोई बातें नहीं है। LKG UKG के बच्चे भी इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। आप तो गलती से 12th तक पहुंच गए हो। चलिए भाई, इसको नोट करिए। चलिए, नोट किया होगा आपने। आगे स्टडी करते हैं कोलरास लॉ का सेकंड एप्लीकेशन। कोलरास लॉ से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये सेकंड एप्लीकेशन है। अभी आपको ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ प्रूव किया। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है, अल्फा इक्वल टू, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अंडर रूट के ए अपॉन सी, या दूसरा अपन ने फार्मूला प्रूव किया था के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अल्फा के अलग अलग फार्मूले हैं। अल्फा का एक फार्मूला ये भी है, अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको गिवन है और कंसंट्रेशन गिवन है, तो इस फार्मूले से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट होगा। एक, इससे क्या पता चलेगा, के अगर पता करना है, के को कैलकुलेट करना और अल्फा की वैल्यू गिवन है, तो फिर यहां से अल्फा यहां पुटअप करना पड़ेगा, तब जाकर के डिसोसिएशन कांस्टेंट पता चलेगा। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, अल्फा को कैलकुलेट करना। अब अल्फा के कैलकुलेशन का एक तरीका तो यह है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट देगा, कंसंट्रेशन देगा, या उसका डाइल्यूशन दे देगा तो मल्टीप्लिकेशन में भी चला जाएगा। दूसरा, अल्फा को एक तरीका और है कैलकुलेट करने का। अल्फा का दूसरा फार्मूला होता है अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। गिवन कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी आपको न्यूमेरिकल में गिवन रहेगी, तो यहां रखना अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन, और या इनफिनिट डाइल्यूशन के बजाय वो क्या बोल सकता है, जीरो कंसंट्रेशन। तो इस फार्मूले से भी आप अल्फा पता कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तो ये फार्मूला लगा सकते हो, बट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है उसके बेस पे फार्मूला यूज करना है। आपको उसने बोला के पता करो, आप तो क्या पता करना है, के डिसोसिएशन कांस्टेंट पता करना है, और ये दोनों वैल्यू दे रखी है, जीरो कंसंट्रेशन और एट गिवन कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, तो अल्फा का ये फार्मूला लगेगा। इससे आपको अल्फा पता करना पड़ेगा। अल्फा जैसे ही कैलकुलेट होगा, यहां ला करके वैल्यू पुट अप करना है और फिर के ए आएगा। दूसरी समस्या, अगर लेस देन 5% का डिसोसिएशन है, तो आप इस अल्फा को नेग्लिजिबल करके डायरेक्ट फार्मूला क्या लगा दोगे, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अब फिर ये वैल्यू वहां ले जाके पुट अप करो, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी, आप अल्फा की वैल्यू है लैम्डा एम गिवन कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम जीरो कंसंट्रेशन का स्क्वायर। और अगर मान लो नेग्लिजिबल नहीं है, तो फिर यहां एक और वैल्यू आएगी 1 माइनस लैम्डा एम गिवन कंसंट्रेशन, लैम्डा एम गिवन कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम जीरो कंसंट्रेशन, तब फिर के आएगा। तो कोलरास लॉ का थर्ड एप्लीकेशन है
कि हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डिसोसिएशन कांस्टेंट को भी पता कर सकते हैं। तो ये इसके तीनों एप्लीकेशंस हुए खत्म कोलरास लॉ के। कोलरास लॉ बड़ा सिंपल है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जिसके पेपर में आ जाता है वो किस्मत वाला होता है। किसकी किस्मत साथ देगी किसकी नहीं देगी ये वक्त बताएगा। अभी नोट करिए। चलिए भाई नोट कर लिया। आगे स्टडी बढ़ाते हैं अपने। कोलरास लॉ इस यूनिट का एक पार्ट था और जैसा कि आपने सुना समझा सिंपल सा कंसेप्ट है। इसमें जब भी क्वेश्चन आएगा नीट का स्टूडेंट भी उसको सॉल्व कर सकता है और जेईई मेंस का स्टूडेंट भी उसका आंसर दे सकता है। अब यहां से दूसरा इस यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फेराडे लॉ है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। फेराडेज इलेक्ट्रोलिसिस लॉ। ये भी लॉ तो इसके सिंपल है लेकिन जब इसका क्वेश्चन आता है तो बहुत दिमाग चलाना पड़ता है क्योंकि ये फेराडे लॉ मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है। उसका क्वेश्चन जब भी सॉल्व होगा मोल कंसेप्ट से होगा, इसलिए आपको मोल कंसेप्ट के सारे कंसेप्ट ध्यान होना चाहिए। अब मोल कंसेप्ट में क्या है, एक मोल मोलर मास के इक्वल, मोलर मास 6.023 into 10⁻23 के इक्वल और वॉल्यूम में 22.4 लीटर के बाद। इतना ही ध्यान रखना, इससे ज्यादा नहीं रखना। पहले बात करें फेराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के दो लॉ है। फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो सकता है, आप KCl को ले लो, NaCl को ले लो, चाहे जिसको ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। या उसको ये भी कंसीडर कर लीजिए। जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को बीकर में लेकर इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो करते हैं, ये पॉजिटिव आयन मतलब एनोड और ये कैथोड। पहले भी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं बैटरी के थ्रू, टर्मिनल लगाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक जो पॉजिटिव आयन है इसमें ए पॉजिटिव होगा बी नेगेटिव होगा, तो ए पॉजिटिव आयन कहाँ डिपॉजिट होगा, कैथोड टर्मिनल पर। ये आ गया। अब हम यहाँ ऐसे ए बी करने के बजाय अच्छा है कि किसी आयन को लें ताकि अपने को आसानी से वो चीज समझ में आ जाए। जैसे पहले NaCl का केस लेते हैं। ये NaCl डिसोसिएट हुआ Na+Cl-। कल भी हमने इस केस की स्टडी की थी। तो Na पॉजिटिव आयन है और पॉजिटिव आयन कैथोड टर्मिनल पर जाएगा क्योंकि कैथोड इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, वो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है। तो ये कैथोड टर्मिनल इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। और सोडियम ये Na+, ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ये प्रोसेस कहाँ हुआ, एट
कैथोड मतलब सोडियम डिपॉजिट हो गया। डिपॉजिट इसलिए हुआ कि वो सॉलिड है। गैस होता तो क्या होता, एस्केप हो जाता टर्मिनल के साइड से। क्लोरीन सेकंड, ये कहाँ आएगी, जितने भी आयन क्लोराइड आयन है वो एनोड टर्मिनल पर आएंगे और क्या करेंगे, ये Cl2 ये Cl2 में कन्वर्ट होगी गैस और ये यहाँ से एस्केप हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर जाएगी। ये प्रोसेस कहाँ हुआ, एट एनोड। हमने इतनी तेजी से इसलिए लिखा है कि हम इस पूरे डिटेल को कल स्टडी कर चुके हैं। एनोड टर्मिनल पर Cl2 गैस रिलीज होगी, Na सोडियम यहाँ डिपॉजिट हो जाए। फेराडे का फर्स्ट लॉ सिंपल लॉ है कि हम जब इसमें करंट फ्लो करते हैं तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपॉजिटेड मास होता है, बस ये लॉ है। तो फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, m डिपॉजिटेड मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, q फॉर चार्ज, जो हमने इसमें फ्लो की। जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेंगे उतना ज्यादा डिपॉजिशन होगा, मतलब m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। q चार्ज है तो चार्ज के बारे में आपको पता है, चार्ज का मतलब होता है I इंटू टी, ये तो पढ़ चुके हो फिजिक्स में। अब यहाँ क्या रख दें q के प्लेस पे, m प्रोपोर्शनल I टी, q के प्लेस पे I और t रख दिया। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा, m इक्वल टू जेड आई टी। Z कांस्टेंट है और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। Z को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के लिए फिक्स वैल्यू है, तो Z को आप कैलकुलेट करें या Z की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में गिवन रहेगी। अब इसमें Z की डेफिनेशन करें तो I को क्या कंसीडर करें, 1 एम्पियर, और T को क्या कंसीडर करें, 1 सेकंड। भाई ध्यान रखिए फेराडे लॉ में टाइम जो T है वो सेकंड में पुट अप होगा, मिनट या आवर में गिवन है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। I 1 एम्पियर, T 1 सेकंड, और इसको आप जानते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कूलम आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m इक्वल टू मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट क्या है, डिपॉजिटेड मास। कब, जब 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम फ्लो करें तो Zm के इक्वल होगा। मतलब जो डिपॉजिटेड मास है इलेक्ट्रोलाइट का उसी का नाम Z है, वही उसका इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट बन जाएगा। ये फेराडे का फर्स्ट लॉ है, सिंपल सी बात है। 2 मिनट में इसको नोट करिए डायग्राम बना के, उसके बाद सेकंड लॉ की बात करेंगे। फेराडे का ये फर्स्ट लॉ है। चलिए भाई नोट किया होगा। अब हम आते हैं फेराडे के सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कुछ अलग कंसेप्ट पे बोलता है और वो इक्विवेलेंट मास की बात करता है। इक्विवेलेंट मास की बात क्यों करता है, ये तो उसी की समझ में आया होगा, जो भी आया होगा उसने फिर लॉ प्रपोज किया। तो फेराडे का हम सेकंड लॉ की बात करें। ये इलेक्ट्रोलिसिस के फेराडे ने 2 लॉ प्रपोजल दिए थे। फर्स्ट खत्म हो चुका है कि मास जो डिपॉजिटेड है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसमें क्या किया उसने, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दी और इनमें इलेक्ट्रोड लगा करके ऐसे 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 ये चार्ज फ्लो किया, वोल्टमीटर ये जो भी
फालतू फालतू चीजें लगाना वो सब लगा ली और इसमें करंट पास किया। करंट पास किया तो करंट कैसा है, सेम आई इनटू सेम टाइम, मतलब चार्ज का वैल्यू क्या है, सेम चार्ज फ्लो किया तीनों इलेक्ट्रोलाइट में, आई उसमें करंट फ्लो किया, टाइम टी रखा तो चार्ज तय सेम होगा, सीरीज में है, सीरीज में है तो इक्वल करंट फ्लो होगा। अब यहां पर ये मान लीजिए सपोज NaCl का सॉल्यूशन था, तो इसमें कैथोड टर्मिनल पर कौन डिपॉजिट होगा, Na प्लस आयन, और इसका मोलर मास कितना है 23 ग्राम। इन्हीं कंसेप्ट में फैराडे का सेकंड लॉ है। यहां आपने सॉल्यूशन ले लिया सपोज कॉपर सल्फेट का, तो कैथोड टर्मिनल पर कौन डिपॉजिट होगा, कॉपर, जिसका मोलर मास क्या है 63.5 ग्राम, ये कॉपर का मोलर मास है। अब डिपॉजिट कितना होगा यही फैराडे लॉ आपको बताएगा। ये मान लीजिए एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर डिपॉजिट कौन होगा, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है 3, और उसका मोलर मास क्या होता है 27 ग्राम। ये सारी चीजें मैंने बोर्ड पर लिख दिया, ध्यान से समझिए। यहाँ Na 23 ग्राम है मोलर मास, यहाँ पर कॉपर का 63.5 ग्राम मोलर मास है, एल्यूमिनियम का मोलर मास 27 ग्राम होगा। सेम करंट सेम टाइम तक इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में फ्लो किया तो डिपॉजिटेड मास इलेक्ट्रोड पर जो मास डिपॉजिट है वो इनके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है, मोलर मास के इक्वल नहीं। इनका डिपॉजिटेड मास इनके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है। जैसे आपने चार्ज फ्लो किया 96500 कूलम, ये कहां से आ गया, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96500 कूलम होता है। यहां लिख देता हूं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है 1.6 10⁻⁹ कूलम इनटू अवोगैड्रो नंबर क्या है, एक मोल में कितना होगा इतना, और इन सबका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कूलम में। तो समझाने का मतलब है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी का नाम 96500 कूलम के इक्वल होगा, और इसी चीज को हम क्या बोलने लगते हैं 1 फेराडे। तो 1 फेराडे का मतलब क्या है, ये 1 फेराडे का मतलब 1 फेराडे, 1 फेराडे का मतलब है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो ये होगा, और इसी को हम किसके इक्वल मानेंगे कूलम में 96500 कूलम, और ये किसके इक्वल होता है 1 फेराडे। आपने सपोज 1 फेराडे चार्ज फ्लो किया, इसमें हम ऐसा कंसीडर करते हैं, तो सोडियम कितना डिपॉजिट होगा, सोडियम उसके इक्विवेलेंट मास के डिपॉजिट होगा। कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, वो भी उसके इक्विवेलेंट मास के इक्वल डिपॉजिट होगा। एल्यूमिनियम पे कितना डिपॉजिट होगा, उसके इक्विवेलेंट मास के इक्वल डिपॉजिट होगा, नॉट मोलर मास। तो एक फेराडे का रिलेशन किससे, एक फेराडे से इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 96500 कूलम चार्ज से 1 फेराडे के इक्वल होता है, और 1 फेराडे चार्ज किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आप फ्लो करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट उसके इक्विवेलेंट मास के इक्वल डिपॉजिट होगा। जैसे इन तीनों का केस लेते हैं, सोडियम क्या डिपॉजिट हुआ, तो सोडियम का इक्विवेलेंट मास क्या है, सोडियम का इक्विवेलेंट मास तो होगा 23/1, क्योंकि इक्विवेलेंट मास का फार्मूला क्या है आप पढ़ चुके हो, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन चार्ज, उसके पास कितना चार्ज है उससे डिवाइड करेंगे। तो सोडियम का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, यहाँ लिखते हैं इक्विवेलेंट मास, सोडियम का केस लोगे तो 23/1 मींस 23 ग्राम डिपॉजिट होगा सोडियम एक फेराडे से। कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, कॉपर का लेते हैं 63.5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि कॉपर पे 2 प्लस चार्ज है, चार्ज उसका फैक्टर है इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने का। तो एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट होगा 27
27/3। इस तरह ये फेराडे का सेकंड लॉ है। और इसको स्टेटमेंट में कैसे बोलते हैं कि सेम करंट सेम टाइम तक डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब हम फ्लो करें तो डिपॉजिटेड मास उनके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा। और ये इनके इक्विवेलेंट मास इस तरह कैलकुलेट करना पड़ेगा, चार्ज देखना पड़ेगा, चार्ज से आपको डिवाइड करना। क्लियर? ये फेराडे का सेकंड लॉ। इसी के कल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज की स्टोरी यही खत्म करते हैं। बढ़िया मस्त रहिए, आराम से सोइए और अपना अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।